पॉलिटिक्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक इलेक्शन रिलेटेड, एक एडमिनिस्ट्रेटिव। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में बात करते हैं। और मैं भी महाराष्ट्र से हूँ सर। महाराष्ट्र को एक अटैकिंग पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है और डिफेंसिव पर्सपेक्टिव से भी। अभी जब आप सीएम बने, एक लेगेसी आपके पीछे है, हमारे स्टेट की। जब आप के पास वो लेगेसी आ जाती है तो पहले के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, पर आगे के अपॉर्चुनिटीज भी आ जाते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को मैं अटैकिंग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, महाराष्ट्र को बिल्ड करने के लिए विजन क्या है। पर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपकी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी मानी जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है, मोस्टली देश हमारे स्टेट के बारे में ये जानते हैं कि 14% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, है हाईली इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, बराबर 82% लिटरेसी रेट है। तो हमारी डायरेक्शन बहुत अच्छी है सर, पर आप वो लेगेसी भी इनहेरिट कर रहे हो। तो पहले डिफेंसिव सवाल पूछूंगा आपसे कि द टू मेन प्रॉब्लम्स हमारे स्टेट में अकॉर्डिंग टू इंडिया, एक जो फार्मर सुसाइड्स देखने मिलते हैं, और आप भी किसान परिवार से हो तो आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा इसके बाद। दूसरा सवाल है मुंबई और पुणे से रिलेटेड। ये हमारे स्टेट के दो हब्स हैं और बहुत ज़्यादा लोग अभी यहाँ आ रहे हैं। तो हम मुंबई में सर, मुंबई में जितनी कंस्ट्रक्शन दिखती है, पोल्यूशन, ट्रैफिक, वो जो कॉमन अर्बन प्रॉब्लम्स है, मेरे अकॉर्डिंग ये हमारे स्टेट के दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम अटैकिंग चीज़ों के बारे में बात करें, बहुत कुछ अच्छा है हमारे स्टेट में। टूरिज्म अभी निकल के आ रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी हो रही है। पर उसके बारे में बात करेंगे सर। पहले डिफेंसिव के बारे में थोड़ा समझा दो कि एज द सीएम आपकी अप्रोच क्या है। तो पहले फार्मर सुसाइड्स के टॉपिक को पिकअप करते हैं। बिल्कुल पहले तो आपके दिल को कैसा लगता है, क्योंकि आप किसान परिवार से हो। बिल्कुल। फिर दूसरा सवाल ये कि आपके दिमाग को क्या लगता है, इसके पीछे अभी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तब मैंने हमारे किसानों को, किसान भाइयों को अपील की थी कि सरकार आपकी है और सरकार आपको हमेशा मदद करेगी, तो सुसाइड मत कीजिए। सुसाइड करने से अपने परिवार पूरा एक उजड़ जाता है। और उसके बाद में हमने लगातार 2 साल में कोशिश की कि जैसे किसान को हम कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे बेमौसम बरसात आती है, ज़्यादा बारिश होती है, और वहाँ पर फिर किसानों के जो क्रॉप्स है उसका नुकसान होता है। तो हमने उसमें जो रूल्स है एनडीआरएफ के, उसको हमने बदल दिए, चेंज कर दिए, उसके दुगना कर दिए। हेक्टर 2 हेक्टर की 3 हेक्टर ज़मीन कर दी ताकि किसानों को लाभ मिले। उसके बाद जब आदरणीय मोदी जी 6,000 रुपये सालाना देते हैं, शेतकरी सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना, उसमें और 6,000 रुपया जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। वो और किसी राज्य में शायद नहीं है। और क्रॉप इंश्योरेंस, वो जो उसकी किस्त जो है प्रीमियम, वो किसान भरते थे। हमने सोचा अब किसानों का भार हल्का करेंगे, तो उसकी प्रीमियम हम भर रहे। 1 रुपया केवल किसान को हमें देना है जी जी। और पूरी प्रीमियम हम उनकी भरते हैं। इसमें अभी हमने सोलर सिस्टम जो है, जो बिजली दिन में देनी चाहिए, तो सोलर के लिए हमने जो बंजर ज़मीन है वो लेने का काम शुरू कर दिया। उसको 50,000 रुपये एकड़, और हेक्टर आप जानते हो, हेक्टर में मीन्स 2.5 एकड़ का 1 हेक्टर होता है। 1.25 लाख रुपया पर किसान को ज़मीन का भाड़ा मिलेगा। जो बंजर ज़मीन है जी वहाँ सोलर सिस्टम लगाएंगे, हम सोलर जनरेट करेंगे। और तीसरी बात रही गई कि अभी हमने इस बार किसान जो इलेक्ट्रिक पंप से कृषि पंप चलाते हैं, उस पर खेती करते हैं, जी। पानी लिफ्ट करके खेती करते हैं। तो एक किसान लगभग 2-3 परिवार वाला एक किसान होता है। तो उसको भी हमने जो 7.5 HP का जो पावर उसका जो इस्तेमाल करते हैं मोटर पंप का, उसका बिजली का बिल माफ़ कर दिया, ताकि किसानों को थोड़ी सहूलियत मिले। किसान को लगे भाई हमारे लिए सरकार काम कर रही है। और बिजली मुफ्त करने के वजह से बिजली का बिल, तो किसान अभी आज खुश है। दूसरी बात है, उसको दिन में बिजली देने का हमारी कोशिश है। तो किसान के लिए जितनी, ये तो मैंने बहुत चंद बताया है, काफ़ी सहूलियत हमने किसान को दी हुई है, क्योंकि किसान आत्महत्या न करे। जी सर, आप मुझे बता दो अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव और पास्ट और फ्यूचर को लेकर थोड़ी बातें करेंगे। जब मैं छोटा भी था, जब मैं स्कूल में था, तब भी ये प्रॉब्लम होता था, ये मुझे याद है।
और अब भी ये प्रॉब्लम है, मतलब ये शायद 20 साल के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। प्लस अभी एआई का ज़माना है, रोबोटिक्स आने वाली है, और अमेरिका में अगर आप वहाँ की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को देखो काफ़ी ज़्यादा मैकेनाइज्ड है। वहाँ भी खराबियाँ हैं बट काफ़ी सही चीज़ें भी हैं। तो जो हमारे स्टेट के किसान में देश के किसान जितने भी हैं, आई डोंट नो अगर उनके बच्चों को भी खेती चूज करना चाहिए एज अ करियर आने वाले 20 सालों में, क्योंकि एआई और रोबोटिक्स का ज़माना है अभी दुनिया भर। तो यहाँ एडुकेशन ही सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म में, अकॉर्डिंग हाँ टू मी। बिल्कुल। आप जो कह रहे हो ये है सोल्यूशन अगले 5-10 साल के लिए, पर लॉन्ग टर्म में हर किसी को बेसिकली एडुकेशन देनी है। बिल्कुल। अभी किसान तो हमारा, ये भारत देश कृषि प्रधान देश है, जी और महाराष्ट्र भी किसान को हमने प्रायोरिटी दी हुई है। आज एडवांस सब ये फार्मिंग में बहुत ही एडवांस सिस्टम आ रही है। ये जो डबल इनकम वाली स्कीम जो है, वो लागत उतनी ही, उसको इनकम दुगना मिलेगा। वैल्यू एडिशन चेन हम बना रहे हैं ताकि किसान जो है ऑर्गेनिक खेती करे, पैसे ज़्यादा मिले उसको। और एडवांस टेक्नोलॉजी हम लाते हैं कि किसान खेती करते हैं, वो एडवांस उसको मशीनरी हम देते हैं ताकि उसको ज़्यादा फ़ायदा हो। नई नई तकनीक जो है हम ला रहे हैं किसानों के लिए, ड्रोन से जी जी स्प्रे करना, या यहाँ पर आपने कहा कि एआई जो है उसका इस्तेमाल करना, और उनको अभी उनकी आत्महत्या नहीं हो इसलिए भी हमारी सरकार कई योजना बना रही है, क्योंकि उनको काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। यहाँ मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है ना। काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो भी हमारी कुछ टीम काउंसलिंग करेगी ताकि वो सुसाइड न करे। और आज आपने कहा कि फार्मिंग में कितने मतलब मीन्स उसमें इतने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। जी सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट वहाँ होता है फार्मिंग में। तो निश्चित रूप से एडवांस टेक्निक लाएंगे तो युवा भी खेती की ओर जा सकते हैं। आज हम लोग जो पहले वाली जो पारंपरिक खेती जो है, ट्रेडिशनल फार्मिंग, उससे ऊपर जाके एडवांस फार्मिंग के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें युवा भी भाग लेना चाहिए, जी। उन्होंने भी इस सेक्टर में आना चाहिए। अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइज फार्मिंग होती है जहाँ बहुत सारे किसानों की खेती खरीद के, क्लस्टर क्लस्टर हाँ, क्लस्टर बेस्ड क्लस्टर फार्मिंग। फार्मिंग। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर हमारे देश में भी इसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े तो नहीं, शायद आज प्रॉब्लम। लोग कर रहे हैं ना, ओके आज क्लस्टर फार्मिंग कर रहे हैं लोग। आज लोग इकट्ठा होकर जुड़कर काम कर रहे हैं। आज हमारे कई जो नए नए, आज हम ये बाम्बू बोलते हैं, बाम्बू जी 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 बम्बू को बड़ा इनिशिएटिव हमारे सरकार ने लिया हुआ है। उसको लगभग 7 लाख रुपया पर हेक्टर, MREZ जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो भी उनको लागत के लिए पैसे देता है कि बाम्बू को हम सिर्फ एक इग्नोर किया था, लेकिन बाम्बू एक ऐसी चीज़ है जो आज फर्नीचर बनता है एयरपोर्ट में, 5 स्टार होटल में, उसके बाई प्रोडक्ट हजारों बाई प्रोडक्ट है। इथेनॉल बनता है जी जी। और ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है। तो उसे भी हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, लोग फेस कर रहे हैं, तो इसलिए पेड़ लगाना ज़रूरी है। सर गवर्नमेंट्स में क्लाइमेट चेंज की बातें बहुत ज़्यादा होने लगी है आजकल। हाँ, ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा नहीं इंक्रीज पूरे देश का नहीं, दुनिया का प्रॉब्लम है वो। पर सोल्यूशन क्या है यहाँ? पोल्यूशन कम करना। बस इसलिए मुंबई में हमने क्या किया है, मुंबई में डीप क्लीन ड्राइव किया। जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको कहा भैया तुम्हारा कंस्ट्रक्शन प्रोटेक्ट करो, वहाँ धूल मिट्टी बाहर न आए, डेब्रिज बाहर न आए। और डीप क्लीन ड्राइव से अंग्रेज के ज़माने में मुझे लगता था रास्ते धोते थे, जी जी हमारे डीप क्लीन ड्राइव में जब चीफ मिनिस्टर बन गया तब से डीप क्लीन ड्राइव मुंबई में शुरू किया, हर एक शहर में शुरू किया है। उससे रास्ते सफाई तो होती है और धो भी रास्ते को धोते हैं जी जी। रिसाइकल वाटर से।